एपिसोड की शुरुआत होती है एसेंट बुक के बारे में एक प्राचीन कथा से। कहा जाता है कि एसेंट डेविल किंग, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर दानव था, ने अपनी पूरी नॉलेज और मैजिकल ट्रिक्स एक बुक में लिख दी थी। इस बुक के अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं, अगर कोई इन्हें सीख लेता है और प्रैक्टिस करता है तो वो स्वर्ग और धरती दोनों पर राज कर सकता है। और आज यह बुक ऑफ एस्पर मैजिक एम्परर के पास है, जिसका नाम जू जी फैन है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि यह किताब अब उसके पास है, और इसलिए हर कोई उसे पाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है, बाहर का दृश्य दिखाई देता है, जहां पर ढेर सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत दिखाने और बुक ऑफ एस्पर को छीनने आ रहे होते हैं। मैजिक एम्परर अपनी चेयर पर बैठा है, जबकि उसका ओनली डिसाइपल जो चाहेंग, बहुत बुरी खबर है, हमारे माउंटेन ट्रूप्स हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। जो चाहेंग बताता है कि 7 एम्परर्स यहाँ आने वाले हैं और उसे लगता है कि वे भी यही बुक चाहते हैं। मैजिक एम्परर जू जी फैन कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बुक का फेस मेरे पास है, मेरी ताकत तुम 7 एम्पायर से कहीं ज्यादा है। जू जी फैन जैसे ही महल से बाहर निकलता है, उसकी पूरी आर्मी उसके चारों ओर खड़ी हो जाती है। सेना उसे कहती है, तुम्हारे पास जो बुक ऑफ एस्पर है उसे हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जू जी फैन हंसते हुए कहता है, तुम सब मेरे सामने बग्स की तरह हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने यहाँ आए हो। उसके बाद मैजिक एम्परर अचानक अपनी अटैक शुरू करता है, इतनी तेजी से उनके बीच से गुजरते हुए कि वो सभी को मिनटों में खत्म कर देता है। जू जी फैन को एक आवाज आती है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे बहुत सारे सैनिक मार डाले हैं। जब वो ऊपर देखता है तो उसे 7 एम्परर्स अपने आसपास खड़े दिखते हैं। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, हमें बुक दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जू जी फैन बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं एक रॉयल लीडर हूं, तुम सब मुझे हराकर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम सब मुझे एक साथ भी हराने की कोशिश करते हो, फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। तभी क्या तुम सच में समझते हो कि तुम हमें हरा सकते हो? तुम जानते हो कि तुम किस स्थिति में हो? अब सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तभी यह किताब होली लैंड के नाम पर है, हमें यह किताब वापस दे दो। चैन जुग फैन, जो जू जी फैन का इकलौता विश्वास पात्र है, मेरे लॉर्ड, यह बहुत बड़ी चुनौती है। यह एम्परर 7 में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इमेंस पावर है जो इन सभी के सामने बेमानी है। जू जी फैन हंसते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। पर मुझे आज विलन नहीं बनना पड़ा था, तो अब मैं बनूंगा और इन सबको खत्म कर दूंगा। उसके बाद वह और जोर से हंसता है, लेकिन तभी अचानक वह चुप हो जाता है। उसकी रीढ़ में एक खंजर घुस जाता है और उसकी पीठ पर वार किया जाता है। आवाज आती है, मैं लॉर्ड, तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है, अब बस भी करो, तुम्हें अब शांति से मरना होगा। आरशी फ्रेंड, जो कि जू जी फैन का बचपन का साथी था, पीछे मुड़कर कहता है, चान, मुझे तुमने क्या कर दिया? तो इसका मतलब तुम वही गद्दार थे जिसने बुक ऑफ एस्पर की सारी इंफॉर्मेशन इन एम्पायर्स को दी और मेरे माउंटेन ट्रूप्स को मरवाया। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें ट्रेनिंग दी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चान, जो अब जू जी फैन का विरोधी बन चुका है, कहता है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन यह भी सच है कि तुमने मुझे कभी बुक ऑफ एस्पर को हाथ नहीं लगाने दिया और न ही इसे पढ़ने दिया। इस बुक को तुम सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। जू जी फैन गहरी हंसी के साथ कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ इस वजह से धोखा दिया है कि मैंने तुम्हें बुक नहीं पढ़ने दी? चांद जवाब देता है, तुम इस बारे में जो सोचो सोच सकते हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है। जू जी फैन गंभीर होकर कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, तुम्हें यह समझ नहीं आया कि तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और मुझे भरोसा कर सकते थे। तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे और मैं तुम्हें यह बुक दे सकता था। फिर अचानक जू जी फैन हंसते हुए कहता है, अब जब तुम सब बुक ऑफ एस्पर के पीछे हो, तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ इस किताब को भी नष्ट कर दूंगा, ताकि कोई भी इसे हासिल न कर सके। तभी 7 सम्राट पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, यह बहुत बुरी खबर है, यह कुछ ऐसा है जो खुद ही शुरू हो जाएगा। अचानक जू जी फैन अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्टर्ब कर देता है, एक भयंकर धमाका होता है और बुक ऑफ एस्पर के साथ साथ उसकी पूरी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। धमाके की गूंज में बुक भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर हीरो की मौत हो गई तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी? इस सवाल के साथ हम धरती पर वापस लौटते हैं, जहां कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं।
उनके बीच में एक लड़का खड़ा होता है और तभी मैजिक एम्परर की आत्मा उड़ती हुई आती है और सीधे उस लड़के की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। लड़के के माथे पर वही निशान बन जाता है जो कभी मैजिक एम्परर के माथे पर था, यानी कि मैजिक एम्परर की आत्मा ने नए शरीर में जन्म लिया है। लड़के की बॉडी में रिबॉर्न होने के बाद जू फैन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। वह कहता है, ये मेरी नई बॉडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक नया जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे लड़के की बॉडी में। तभी एक आवाज आती है और वो उसे घूरता है। कुछ होल्स निकलते हैं और उन होल्स से कुछ हमलावर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जू फैन उनकी तरफ देखता है और घूरकर कहता है, दफा हो जाओ यहां से। डर के मारे वे सभी पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। लड़के की बॉडी में समाई आत्मा का नाम है सूप। वह आगे बढ़ता है और एक स्थान पर एक व्यक्ति बैठा होता है जिसे जू फैन पहचानता है। वह व्यक्ति कहता है, जू फैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे मदद करो, मैं बहुत अमीर हूं। जू फैन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, यह व्यक्ति इस लड़के की बॉडी को पहचानता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह अपनी सेकंड लेयर में है और इसके पास बहुत अधिक ताकत है। वह आगे बढ़ता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। फिर वह अपने हाथ से उस व्यक्ति की ऊर्जा निकालने लगता है। उस व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकाली जाती है और वह व्यक्ति चीखने लगता है। साथ ही जू फैन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे क्या समझ रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता और कहता है, तुम कौन हो? जू फैन हंसते हुए जवाब देता है, मैं मैजिक एम्परर हूं, मेरा नाम जूजी फैन है। वह एक गहरी सांस लेकर कहता है, डीनो सीक्रेट टेक्निक डोंट टच, और तुरंत उसकी बॉडी से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से खोखला हो जाता है। अब जू फैन का शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता है। वह कल्टीवेट करने के बाद खड़ा हो जाता है और उस व्यक्ति के कंकाल पर से कपड़े उतार लेता है। वह कहता है, सुबह हो चुकी है, मुझे पूरी रात इस व्यक्ति की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने में लग गई। फिर वह अपनी हाथों से कुछ इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करता है और उसे सामने पड़े पत्थर पर फेंक देता है, जिसे वह आसानी से नष्ट कर देता है। इसके बाद वह कहता है, अब एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां आऊंगा और अपना बदला लूंगा। वह फिर कहता है, जब मैं होलैंड वापस आऊंगा तब तुम सबको खत्म कर दूंगा। लुफ्न कहता है, पेनिस लड़के की बॉडी को कमल तौर पर रिपेयर कर दिया है, अब इसकी बॉडी 0 से 5th तक पहुंच चुकी है। सामने की तरफ चला जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए होली लैंड में अभी तो नहीं जा सकता हूं। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। नीचे 2 फैमिलीज के लोग खड़े होते हैं, एक सन फैमिली और दूसरी लूप फैमिली। लूप फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होते हैं और उनके साथ उनका गार्डियन भी होता है। लूप फैमिली का गार्जियन दूसरी फैमिली से कहता है, सन फैमिली के लोगों, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम लोग ट्रैटर फैमिली के मास्टर का नाम जानते हो, सांगा। तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें सियासत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इतने साल हो गए तुम्हारे साथ काम करते हुए, क्या तुम अभी तक हमें समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं? ब्लू फैमिली की लड़की उसे कहती है, सुनो गजिया, ये स्पिरिचुअल टेक्निक हमारी है, ये हमारी जनरेशन से हमारी फैमिली में चलती आ रही है। हम यह टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे, चाहे तुम हमें मार डालो, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। उसका छोटा भाई भी साथ होता है और वह कहता है, मुझे रोकना मत, मैं स्ट्रैटर को अपने हाथों से मार डालूंगा। जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है, लूप फैमिली वाले बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि बैंडिट्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर रखा है। वे अपनी सीक्रेट टेक्निक नहीं देंगे तो वे उन्हें मार डालेंगे। फिर वह सोचता है, और मैं लूप फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा है? ये सारे फैमिली रिलेशनशिप से मेरा क्या ताल्लुक है? वह खुद से कहता है, चलो मैं यहां से निकलता हूं, और जंप करते हुए वापस की ओर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वह फिर से अपने दिल पर हाथ रखता है और रुक जाता है। अजीब, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि मुझे लूप फैमिली की मदद करनी चाहिए? वह सोचता है, या फिर हो सकता है कि इस लड़के की बॉडी में मेरी कल्टीवेशन नहीं संभल पा रही, मेरी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस लड़के की बॉडी बिल्कुल कचरा है। फिर वह वहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा है और इसकी मीडियन स्टेज भी बिल्कुल ठीक है। एनर्जी का फ्लो भी सही है, सांस की रफ्तार भी ठीक है। तो फिर समस्या क्या है? फिर वह फिर से सोचता है और अचानक उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर जाती है।
जैसे ही उसने उसे देखा, उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट में जो पेन था वह भी खत्म हो जाता है। वह फिर से वापस आ जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यह तो मैजिक ऑफ हार्ट है। यह वो खास मैजिक है जिसे न मैजिक एम्परर और न ही डेविल किंग भी संभाल पाए। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस मैजिक को कास्ट करने वाले की बात नहीं मानते तो हम मर जाएंगे। जू फैन उस लड़के की मेमोरीज को देखता है और मैजिक ऑफ हार्ट को समझता है कि यह किसने कास्ट किया है। वह समझ जाता है कि जू फैन के दादा ने लूप फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और उसके बाद से वह हमेशा लूप फैमिली के साथ ही रहा। उस लड़की ने हमेशा से जू फैन का विरोध किया था। जू फैन गार्जियन से कहता है, मुझे भी प्रैक्टिस करवाओ, मुझे मैजिक सीखना है ताकि मैं तुम्हारी तरह एक गार्डियन बन सकूं। गार्जियन उसे जवाब देता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जू फैन कहता है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, लेकिन एक दिन तुम बहुत अच्छे गार्डियन बनोगे। वह सोचता है, हाँ, मुझे गार्डियन बनना है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन स्ट्रांग बनूंगा ताकि मैं लूप फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। वह याद करता है कि उसके लॉस मेमोरी में ब्रैंडेड ने अटैक किया था और लूप फैमिली के पेरेंट्स को मार दिया था। उसका छोटा भाई बच जाता है और जू फैन को कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह जवाब देता है, नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा। मैं तुम्हें बचाने का कोई चांस नहीं दे सकता। उसके बाद जू फैन अपनी नफरत के साथ कहता है, मुझे अपने आप से बहुत नफरत है। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरी बॉडी स्ट्रांग होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। लगता है कि जू फैन ने लूप फैमिली को बचाने का वादा किया था। उसका इरादा बहुत मजबूत था। अगर वह उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी में यह मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। यह किस तरह की बॉडी है जो मुझे मिली है? मैं एक मैजिक एम्परर हूं, फिर मुझे क्यों किसी और का गुलाम बनना होगा? मुझे इस मैजिक के हार्ट शॉप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। गुलामी से तो बेहतर था कि मैं किसी की जान ले लेता। कभी एक मैजिक एम्परर था और अब इस बॉडी में आकर मुझे गुलाम बनना होगा। एक कहता है, कौन है वहां पर? जल्दी से बाहर निकालो। गार्जियन जवाब देता है, नहीं, हमारे आसपास कोई नहीं है और कोई इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं सकता। जू फैन, क्या तुम मिस जिया से कह रहे हो कि अगर वह अपनी मार्शल टेक्निक सन फैमिली को दे देती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं नहीं चाहता कि वह अपनी मास्टर टेक्निक की कीमत पर अपनी जान गंवाए। यह तो लूप फैमिली के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिस जिया और उसका गार्डियन हैरान हो जाते हैं। वह कहती है, हमें लगता है कि हम सब मारे जा चुके हैं। जू फैन जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं मर चुका था, लेकिन यह बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। वह बैंडिट्स को देखकर कहता है, इनमें से जो भी सबसे कमजोर है वह भी 6 लेयर तक है और मेरी बॉडी अभी तक सिर्फ 1 लेयर पर है। आज यह लड़का कौन है जो हमारे बीच में बोल रहा है? दूसरा बैंडिट जवाब देता है, यह पिछले कुछ सालों से हमारा गुलाम है, इसलिए यह बोल सकता है। वे इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। इसकी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मिस जिया का गार्डियन कहता है, यह लड़का तो पागल हो गया है। लगता है डर के कारण वह इस तरह की बातें कर रहा है। मिस जिया का छोटा भाई कहता है, हमें लगता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए। गुलाम की बातें कर रहा है। जू फैन जवाब देता है, मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। वह सबको कहता है, हम वैसे ही करेंगे तो हमारी सीक्रेट टेक्निक को क्यों बचा रहे हैं? इन्हें दे दो और फिर यहां से चले जाओ। मिस जिया उसे कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ऐसी बकवास मत करो, चुपचाप यहां से वापस चले जाओ। गजिया हंसते हुए कहता है, मिस जिया, आप तो बहुत किड हैं। इस सिचुएशन में भी आप अपने गुलाम की परवाह कर रही हैं। आप उसे यहां से भेजना चाहती हैं ताकि उसकी जान बच सके। मिस जिया गजिया से कहती है, क्या तुम इसे यहां से मार सकते हो? इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, यह सिर्फ एक गुलाम है। वह बड़े बैंडिट को कहता है, जाओ और पहले इस लड़के को मारो, फिर बाकी को एक एक करके मारना शुरू कर दो, जब तक कोई न बच जाए। बड़े बैंडिट्स की स्पीड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू फैन सोचता है, मुझे हारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं इसको हर नहीं सकता, लेकिन मुझे एक मौका मिलेगा। वह ब्रैंडेड जैसे बैंडिट पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन वह उसकी तलवार पकड़कर गिरा देता है। जू फैन अपनी तलवार पकड़ता है और बैंडिट के पेट पर वार कर देता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह फिर से बैंडिट पर अटैक करता है और फिर सामने भागते हुए सोचता है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा क्योंकि मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता।
वह सीधे मिस जिया और उसके भाई की ओर जाता है और कहता है, मुझे सिर्फ इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट इन दोनों के कारण है। फिर वह तेजी से उन दोनों को उठाकर भाग जाता है और बाकी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। गजिया अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो और उनको पकड़ कर लो, जबकि उनका गार्जियन कहता है, इन लोगों को यहीं पर रोको ताकि उनको यहां से दूर ले जाए। जुओ फैन उन दोनों को उठाकर अभी भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है, जहां तक रात हो जाती है। मिस जिया कहती है, मैं अपने लोगों को पीछे करने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से जान दो, मुझे वापस जाना है। जुओ फैन जवाब देता है, तुम सिर्फ हमारी फैमिली के गुलाम हो, ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे जल्दी से नीचे उतार रही हो। वह भागते हुए रुक जाता है और मिस जिया को उठाकर सामने रख के साथ फेंक देता है। हमें जल्दी से वापस जाना होगा, मां, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के गॉड्स मारे जाएं। जुओ फैन उसे कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो हो ही वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम वहां पर जाकर उन सारे बैंडिट्स को मार सकती हो? वह मिस जिया को उतार देता है, लेकिन उसके छोटे भाई को अभी भी उठाकर रखा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उसका छोटा भाई चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? अब जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, मैं और मेरी बहन वापस जाएंगे और उनका सब फाइट करेंगे। एक और कहता है, बच्चे, कहानी तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी बैक में थप्पड़ लगाऊं? वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वह हंसना शुरू कर देता है। हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, आवाज सुनाई देती है और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वाकई में उसकी बैक में थप्पड़ लगा देता है। वह अपनी बहन के पास बैठा होता है और रो रहा होता है। मिस जिया उसे कहती है, तुमने तो हद कर दी, तुम एक नोबेल फैमिली के लड़के को कैसे पीट सकते हो? रूपेन कहता है, ये तो छोटे मास्टर के लिए बहुत ही छोटी सजा है, अगर तुम लोग वहां पर वापस जाती हो तो तुम लोगों के हाथों मारे जाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहां पर छुपाने के लिए कोई जगह है? मिस जिया जवाब देती है, जहां पर तो सर खुला एरिया है, फार्म्स हैं यहां पर, लेकिन यहां पर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेस्ट वाली साइड पर एक घना फॉरेस्ट है, लेकिन वहां के सारे इलाके को ब्रांडेड अच्छी तरह से जानते हैं। जुओ फैन कहता है, चलो फिर इस फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। आगे आगे चलना शुरू करता है और कहता है, अपने भाई को भी पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ कर रखना ताकि वह भाग न जाए। मिस जिया उसे घूरती है और कहती है, एक बार हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। तुम हमारी फैमिली के गुलाम हो, कोई मालिक नहीं। फिर वे लोग एक बड़े जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। जुओ फैन कहता है, क्या यही वो फॉगी फॉरेस्ट है? मिस जिया जवाब देती है, हाँ, जहां पर सालों से ये लोग रहते आ रहे हैं। यहां पर हमें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कोई भी फॉगी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बार तो अंदर चले गए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिस जिया उसे कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सन फैमिली वाले अचानक हमारे पीछे क्यों आ गए हैं। उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। जुओ फैन उनसे कहता है, यह जगह ट्रैप्स सीखने के लिए बहुत अच्छी है। मेरे छोटे भाई को लेकर तुम इस जंगल के अंदर चली जाओ, मैं उन बैंडेज को यहीं रोक दूंगा। वह जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। अगर तू मेरे साथ नहीं होगी तो मैं बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, और अगर तुम यहां से चली जाती हो तो तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। जुओ फैन कहता है, अगर तुम वहां वापस जाती हो तो तुम भी मेरी जोगी हो, इसलिए यहीं रहो और अपने भाई की हिफाजत करो। तुम्हारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां बलिदान दिया है। मैं चाहता हूं कि यहीं इसी जंगल में ट्रैप्स लगाकर संगोजिया को खत्म किया जाए। मिस जिया कहती है, तुम पागल तो नहीं हो, तुम अकेले उन सबको कैसे हरा सकते हो? वे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, गंज के पास सबसे ज्यादा पावर है और उसके साथ और लोग भी हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। उसका भाई भी चिल्लाकर कहता है, तुम तो सिर्फ एक गुलाम हो जिसके पास कोई पावर नहीं है। मिस जिया कहती है, अगर तुम मेरे गार्जियन के साथ मिलकर उनसे लड़ाई करती हो तो भी तुम उन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जुओ फैन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वे बैंडेज मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वे तो बहुत कमजोर हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। फिर वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरी बात सुनो या फिर वापस चली जाओ और मेरी जोगी बनो। तुमसे वह स्पिरिचुअल स्टोन नहीं ले सकी, इसलिए अब वह स्टोन मुझे दे दो। लो फैमिली का भविष्य तुम्हारे हाथ में है।
क्या तुम अपने भविष्य को बचाना चाहती हो? तो जल्दी से वह स्टोन मुझे दे दो प्लीज। मिस जिया अपनी उंगली से पहनी हुई रिंग उतार देती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, यह मेरी लो फैमिली का ट्रेजर है, इसे गुमाना मत। अगर तुमने मुझे धोखा दिया और इसे लेकर यहां से भाग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुओ फैन जंगल के अंदर चला जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फॉर्मेशन बिछा कर आता हूं। मिस जिया का छोटा भाई कहता है, हमारा गुलाम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मिस जिया कहती है, कोई बात नहीं अगर वह ज्यादा बोल रहा है, लेकिन उसने हमारी मदद की है। यह कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है जो पीछे बैठकर चुपचाप बातें सुनते रहते हैं लेकिन मदद नहीं करते। जबकि मिस जिया सोच रही होती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जुओ फैन बदल चुका है। जुओ फैन फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहां पर अपनी फॉर्मेशन बिछाते हुए रिंग को अपनी हथेली में पकड़कर कुछ बोलता है। रिंग चमकना शुरू कर देती है। उसका भाई जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, वह और मिस जिया हैरान होकर देखते हैं कि फॉगी फॉरेस्ट की सारी धुंध खत्म हो जाती है। मिस जिया कहती है, क्या यह सब तुमने किया है? यह सब कैसे गायब हो गया? जुओ फैन जवाब देता है, शांत हो जाओ, हाँ यह सब मैंने ही किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वह कहता है, चलो मेरे पीछे हॉकी फॉरेस्ट के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ मैजिकल स्पेल सिखाऊंगा जिनकी मदद से तुम यहाँ के ट्रैप्स को एक्टिवेट कर सको और अपने दुश्मनों को खत्म कर सको। मिस जिया हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम्हें मैजिकल स्पेल्स कहां से आती हैं? क्या तुम सच में उन सबको हराना चाहते हो? वह उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। मिस जिया सोच रही होती है, मैजिकल फॉर्मेशन और अरेंजमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी इनके सामने बेकार हैं। लेकिन जुओ फैन तो सिर्फ एक गुलाम है, इसके पास ऐसी मैजिकल फॉर्मेशन कहां से आई? मीन जू से कहती है, तुम ये कैसे करने वाले हो? जू पहन से कहता है, तुम्हें इस बड़े में सोने की जरूर नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, एक्टिवेट कैसे करना है, हम बस वेट करेंगे उनके करने का। नेक्स्ट सीन में उसके लोग उसे बताते हैं कि वो लोग 40 के अंदर चले गए हैं। गार्जियन उसे कहता है, तुम मुझे अभी मार डालो, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है? अगर मैं बस गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबका बदला लूंगा। जी ने मारा है। गॉर्जियस उसे कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूर है, मैं तुम्हें हॉस्टल में आकर रखूंगा। वैसे भी पता है कि मिस यू बहुत ज्यादा किड है, वो तुम्हें जब इस हालात में देखेगी तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल नर्सिंग मुझे दे देगी। और वैसे भी इस पोकी पर रेस्ट के अंदर हमें रास्ता नहीं पता, हम लोग पहले कभी यहां पर नहीं आए। लोग जैसे ही होगी फॉरेस्ट के अंदर इंटर होने वाले होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक बांदा कहता है, सुन गंजिया, जरा सामने देखो, वहां पर दर्द के नीचे कोई बैठा हुआ है। लोग जब थोड़ा गौर से उसे देखते हैं तो वो जू फैन होता है। वो कहते हैं, ये तो वही लड़का है जिसने उसे बड़े ब्रांडेड को मारा था। की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लोग आने में बहुत डर कर दी। एक गुलाम होकर तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहां पर करने के लिए बैठे हुए हो। वो साथ ही आपने एक बंदे से कहता है, जो जल्दी करो, इसे पकड़ लो और मेरे लिए मार डालो। और वो बांदा आगे बढ़ता है। जैसे ही बांदा उसके करीब पहुंचता है और अपनी तलवार चलाकर जुओ फैन पर हमला करने वाला होता है, जुओ फैन कहता है, मैंने लो फैमिली के सदस्य और उसके भाई दोनों को पैरालाइज कर दिया है, अब वे दोनों मेरे कब्जे में हैं। सुन गंजिया जल्दी से कहता है, रुक जाओ, इसे मत मारना। सुन गंजिया वहीं पर रुकता है और कहता है, जैसा तुमने कहा कि तुमने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है और वे तुम्हारे कब्जे में हैं, क्या यह सच है? जुओ फैन खड़ा होता है और कहता है, सुन गंजिया, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। सुन गंजिया कहता है, तुम मेरे साथ कैसी डील करना चाहते हो? जुओ फैन कहता है, मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने भविष्य की आजादी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लो फैमिली का गुलाम हूं और मुझे सारी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे भी एक फैमिली का मास्टर बनना है। सुन गंजिया और उसके साथी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुन गंजिया कहता है, तुमने लो फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? जुओ फैन जवाब देता है, मैं खुश हूं, लेकिन मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि लो फैमिली खत्म हो चुकी है और तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे मार डालोगे, तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नई शुरुआत करूं। तुमसे मदद लेकर मैं मास्टर बन सकता हूं। वैसे भी अगर मैं उन दोनों को छिपा कर रखूंगा तो वे विरोध करेंगे। उन दोनों को तुम्हारे हवाले करके मैं खुद को सुरक्षित कर सकता हूं। जुओ फैन जंगल के अंदर एक रेड कलर का धागा बिछा देता है और कहता है, इस धागे के उस छोर पर वे दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं।
सिर्फ मुझे ही पता है कि सही मोड़ कौन सा है और उन्हें वहां तक कैसे ले जाना है। अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए मैं तुम्हें अपनी मैजिक ताकत सौंप देता हूँ। मैं आगे आगे चलूंगा और तुम अपने साथियों के साथ मेरे पीछे आना। सुन गंजिया कहता है, तुमने तो वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है। इस ताकत की मदद से हम लोग इस हॉकी फॉरेस्ट से बाहर भी आसानी से निकल सकते हैं। सुन गंजिया कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, हमें रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो। गार्जियन भी कहता है, तुम भी बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने लो फैमिली को धोखा दिया है। अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें श्राप देकर मरूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी कभी अच्छी ना गुजरे। फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद जुओ फैन रुक जाता है। सुन गंजिया कहता है, तुम यहां क्यों रुक गए हो? यहां पर तो वे लोग नहीं हैं। कहां हैं वे लोग? जुओ फैन पीछे घूमता है और कहता है, सुन गंजिया, मैं तुम्हें यहां लाया हूं उन दोनों को तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहां तुम्हें मारा जाएगा। सुन गंजिया जल्दी से जुओ फैन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जुओ फैन गायब हो जाता है। वहां लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। सुन गंजिया गुस्से में कहता है, जल्दी से यहां से ना निकलने का रास्ता देखो। उसके साथी कहते हैं, लेकिन हम लोग वापस नहीं जा सकते। वो सुरंग का धागा जो उसने भी पकड़ा हुआ था वो किसी ने काट दिया है। गाजियाबाद कहता है, तो वैसे मार डालूंगा। वहां पर जितनी भी फॉग होती है वो सारी सुरक्षा में उनसे कहता है, तो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और ना ही कभी मार पाओगे। गाजियाबाद के साथ ही बाकी लोग कहते हैं, आई के पर हो क्या रहा है? ये सारी फॉग कलर रेड कैसे हो गई? गंज साहब कहते हैं, अलर्ट रहना, आपने एक गिफ्ट देखते रहो। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका एक भी साथी पीछे नहीं होता। वो सारे गायब हो जाते हैं। गाजियाबाद कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि यहां पर कोई फॉर्मेशन छुपाई गई है। गाजियाबाद को फौरन समझ आ जाता है। गाजियाबाद कहता है, ये तो मैजिक है। यहां पर कोई मैजिकल एरिया बिछाई गई है। जंगल के एक दूसरे हिस्से का सीन होता है जहां पर जुओ फैन है। एक फॉर्मेशन बनाई गई होती है। फॉर्मेशन के सेंटर में मिस जिया बैठी होती है, जबकि बाकी के 3 लोग उसके साथ खड़े होते हैं। फॉर्मेशन का मैजिक मिस जिया कंट्रोल कर रही होती है। जिया कहती है, मैंने कर दिया, उन सबको मैंने अलग कर दिया। एक एक करके वो सारे गायब हो गए हैं और इसके अलावा हमने टोइंग को भी बचा लिया है। अब आगे तुम क्या करने वाले हो? जुओ फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके करीब जाकर कहता है, मिस जिया, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं एक नई मैजिक कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। जुओ फैन उसके हाथ को फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो कहता है, उन सबको मार डालो। फॉर्मेशन के अंदर से कुछ भूत निकलते हैं। वो सारे भूत उड़ते हुए सीधे उस रेड बस की तरफ चले जाते हैं जहां गंजिया और उसके साथी हैं। गंजिया के साथी भूतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये किस तरह के भूत हैं? गंजिया के 2 साथी खड़े होते हैं। उनमें से एक की बॉडी के अंदर एक भूत चला जाता है और उसे मार देता है। दूसरा साथी घबराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भूत उसके पीछे जाता है और उसकी कमर के रास्ते घुसकर मुंह के रास्ते बाहर निकलता है। उसकी आत्मा को चूसकर वो उसे मार देता है। गाजियाबाद भूत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसके हाथ से छूटकर उसके अंदर चला जाता है। गाजियाबाद कहता है, तुम कौन हो? तुम क्या चीज हो? वहीं पर जुओ फैन आता है और कहता है, जहन्नुम में जाओ और जाकर किंग ऑफ हेल से पूछ लेना कि मैं कौन हूं। साथ ही जुओ फैन कहता है, मिट्टी से बनी सारी चीजें मिट्टी में वापस चली जाती हैं, जबकि मेरे भूत किसी को खत्म करने के बाद वापस मेरे पास आ जाते हैं। वहां पर अपनी अलग फॉर्मेशन बनाई होती है। जिस फॉर्मेशन में मिस जिया बैठी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मिस जिया यह देखकर हैरान हो जाती है। वो सारे भूत जुओ फैन की तरफ वापस चले जाते हैं और उसकी बॉडी में समा जाते हैं। जैसे जैसे भूत उसकी बॉडी में समा रहे होते हैं, जुओ फैन कहता है, मैं सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया हूं। वो कहता है, मैं नाइट लेवल पर पहुंच चुका हूं। इसका मतलब है कि जितने लोगों को मैंने मारा है उन सब की आत्माएं मेरी पावर बन चुकी हैं। जुओ फैन कहता है, चलो अब मेरे पास सारी पावर आ गई है। अगर मुझे कुछ और लोग मिल जाएं तो उनकी पावर भी मैं ले सकता हूं, फिर मजा आ जाएगा। वो कहता है, मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ये महसूस हो रहा है।
जुओ फैन कहता है, अब जबकि मैंने सारी एनर्जी कलेक्ट कर ली है, अब मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं इस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकूं। उसी समय बाकी 3 लोग वहां पर भागते हुए आ जाते हैं। वो कहते हैं, जुओ फैन, तुम कहां चले गए थे? वो फॉर्मेशन जो तुमने बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। साथ ही वो कहते हैं, यहां पर जितनी गायब हो गई। जुओ फैन उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट हो गई। हो सकता है कि गजिया की पावर बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई। जुओ फैन कहता है, मैं तो शंकर जी और उसके दोस्तों को देखने के लिए गया था कि वो मारा गया या नहीं, और अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे मारे गए। इस वक्त डबलिंग आगे बढ़ता है और जुओ फैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं? जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने श्राप लगा दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम तो उनके लिए द्रव्य छुपा रहे थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, यहां तक कि अगर तुम मेरा सिर काटना चाहते हो तो मेरा सिर भी काट सकते हो। जुओ फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा वफादार है। साथ ही उसे अपने डिसिपल की याद आ जाती है जो चैन का था। वो कहता है, काश मेरा डिसिपल भी इस तरह का वफादार होता और आज मैं यहां पर नहीं होता। जुओ फैन उसे कहता है, तुम हमारी फैमिली के हेड गार्ड हो और मैं सिर्फ एक गुलाम हूं। तुम्हें गुलाम के सामने इस तरह नहीं झुकना चाहिए, और गुलाम होते हुए मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूं? और दूसरी बात, ये ट्रैप का आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सब कुछ किया तो मिस जिया ने। हमने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो जिया की वजह से है। डबलिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मिस जिया, क्या वाकई आपने मेरी हेल्प की है? आप तो बहुत ज्यादा महान हैं। साथ ही वो खुश होकर कहता है, हमारी न्यू फैमिली का हाथ बिल्कुल सुरक्षित है, अब हमारी न्यू फैमिली उभरेगी। जुओ फैन कहता है, वैसे तो मेरा मकसद इसको प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग पेन सिटी में कई फैमिलियों के पास जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें तो ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कई फैमिली का जो लड़का है उसकी शादी जिया के साथ होने वाली है। जुओ फैन उसकी बात सुनकर सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पेन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, अगर हम इस जिया को उनके हवाले कर देते हैं, हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा मैजिक ऑफ हार्ट खत्म हो जाए और मेरे ऊपर से श्राप उठ जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। जुओ फैन एक्साइट हो जाता है और उनसे कहता है, चलो फिर जल्दी से चलते हैं और उसकी शादी करवाते हैं। इस वक्त एक और सीन आता है जहां पर एक बंदा एक मास्टर के पास आता है और उससे कहता है, मैं वापस आ गया। मास्टर उससे पूछता है, क्या तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? वो कहता है, नहीं, सन कौन सी मारा गया है, पर लूप फैमिली वाले फ्रेंड्स सिटी में चले गए हैं कई फैमिलियों के पास। मास्टर कहता है, उन पर नजर बनाए रखो। उसके जाने के बाद मास्टर अपनी चेयर से उठता है और साथ वाले रूम में चला जाता है। पैरालाइज्ड हालत में पड़ी होती है। पुराना दोस्त वहीं पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहां पर आओगी। जैसे ही मुझे फॉर्म ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन की टेक्निक मिल जाएगी, मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा, फिर तुम दोनों जी भर कर मिल लेना। साथ ही वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं। सारे लोग फैन सिटी पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टोंगलिंग उससे पूछता है, जू फैन से, तुम्हें कैसा लगा? तुम तो पहली बार फैन सिटी आए हो। जबकि जू फैन उसे देखकर कहता है, ये तो बस एक छोटा सा गांव है, पता नहीं ये लोग इसे सिटी क्यों कह रहे हैं। फैन कहता है, क्या हम लोग सीधे काई फैमिली नहीं जा सकते? इस जिया उसे कहती है, नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहां पर नहीं जा सकते, पहले मैं और मेरा भाई वहां पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को बुलाया जाएगा। टोंगलिंग कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जू फैन कहता है, अब ये क्या बात हुई, पता नहीं तुम्हें वहां पर कितना टाइम लगेगा। टोंगलिंग उसे कहता है, अगर हम लोग भी साथ इनके वहां पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सारे नोबल लोग हैं, इनकी फैमिली में अगर गुलाम सीधे चले जाए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हम लोग यही सामने वाले होटल में जाकर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है, ठीक है, तुम दोनों का फैमिली चली जाओ। वो टोंगलिंग से कहता है, तुम यहाँ पर सामने वाले होटल में रूम बुक करवाओ, मैं यहाँ पर सिटी को घूम कर आता हूँ। उसी वक्त मिस जिया का भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ओ गुलाम कहीं के, तुम यहाँ पर हमारी लू फैमिली की वजह से आए हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। एक बार मेरी बहन की काई फैमिली में शादी होने दो, मैं अपने जीजा जी
के साथ मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा कि गुलाम की औकात क्या होती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी बैक पर किक मारते हुए कहता है, जाओ दफा हो और जाकर अपने जीजा जी के साथ जाकर मिलो। मिस जिया का छोटा भाई फिर से उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है। मिस जिया उसे कहती है, तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, फिर भी तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो? जू फैन कहता है, तुम्हारे भाई ने पहले शुरुआत की थी, से कहो कि फालतू में मुझसे पंगा ना लिया करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मुझे आजाद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिस जिया उसकी बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जू फैन वहाँ से चला जाता है। टोंगलिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, ब्रदर जू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चाहे जो भी हो, वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे किक कैसे मार सकते हो? जू फैन उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। छोटा कीड़ा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बंदा क्रिस्टल्स बेच रहा होता है, लेकिन एक यंग लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारे क्रिस्टल्स फेक हैं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, तो बिल्कुल असली जेटस्टोन है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जेटस्टोन को हासिल किया है। अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ यहाँ से, मेरे कस्टमर खराब मत करो। हो सकता है कि शायद तुम्हें इस जेट के बारे में पता ना हो, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो नोबल लेडी उसे कहती है, हाँ, मुझे जेट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने असली के जेट देखे हुए हैं और तुम्हारे जेट को देखकर लग रहा है ये फेक है। वो दुकानदार हंसते हुए अपने कस्टमर से कहता है, जरा देखो तो सही, इस नोबल लेडी को इसने सिर्फ एक बार जेट क्रिस्टल को देखा है और इसे लगता है कि इसे असली और नकली की पहचान हो गई। यह तो एक बहुत बड़ा मजाक है। वो नोबल लेडी उससे कहती है, हाँ, वाकई में मुझे असली और नकली की पहचान है। शॉप ओनर उसे कहता है, प्लीज मैडम यहाँ से चली जाएं, आप मेरा बिजनेस खराब कर रही हैं। अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकती हैं। और यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे कहता है, तुम्हारा जेट बिल्कुल नकली है। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जेट क्रिस्टल नकली है। जू फैन एंड टोंगलिंग दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जू फैन कहता है, हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा जेट नकली है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। और शॉप ओनर को चलाकर उसे कहता है, अब तुम कहाँ से आ टपके? अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मेरा जेट नकली है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो, तुम तो सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहे हो। मेरे सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल असली हैं। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि तुम्हारे जेट क्रिस्टल नकली हैं। जू फैन वहीं टेबल के ऊपर पानी का एक प्याला रख लेता है। वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एक साहब से कहता है, मैंने इस प्याले के अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो, और इसके अंदर मैं सल्फर के टुकड़े डालने वाला हूँ। तुम अपनी जेट क्रिस्टल को मुझे दे दो, हम इस पानी में उसे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली है। शॉप ओनर उसे अपना जेट क्रिस्टल देते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं। जू फैन उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है। क्रिस्टल का रंग पहले ग्रीन कलर का होता है। जैसे वो पानी के अंदर जाता है, उसके ऊपर से उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है और सारा पानी भी रेड कलर का हो जाता है। तो शॉप ओनर और बाकी के लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका क्रिस्टल वाकई में नकली होता है। जू फैन उसे कहता है, तुम सब लोगों को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये क्रिस्टल तो पहले से ही फेक था। जैसे ही इसे पानी के अंदर मैंने डुबोया, इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया गया था वो उतर गया। जू फैन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें ये बात मानना होगी कि ये नोबल लेडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये क्रिस्टल नकली है। वो शॉप ओनर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। वो नोबल लेडी उसे कहती है, तुम्हारा ये जेट स्टोन 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स का है, अगर तुम देना चाहो तो मैं खरीद लूंगी, ये एक फेक स्टोन है। उसी वक्त उस शॉप ओनर के सर में कुछ लगता है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पत्थर के किसने मारा? तो पीछे जितने भी कस्टमर उससे क्रिस्टल लेकर गए होते हैं, वो सारे अपने क्रिस्टल्स लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं, हमें रिफंड चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर सारे मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, बच्चे तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया है। वो नोबल लेडी उसे कहती है, यंग मास्टर, तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हैं। मुझे पहले से पता था कि वो क्रिस्टल फेक है, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकती थी। जू फैन उसे कहता है, हाँ, मैं पहले भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मेथड आता था। जू फैन उसे कहता है, क्या तुम वाकई में उसे 3 स्पिरिचुअल स्टोन से खरीदना चाहती थी ताकि तुम ये बात जानती हो कि वो एक फेक क्रिस्टल है? नोबल लेडी उसे कहती है, नहीं, मैं उसे खरीदने वाली नहीं, मैं तो बस लोगों को बता रही थी कि ये क्रिस्टल्स फेक हैं और ये बंदा उन्हें धोखा दे रहा है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। जू, ये क्रिस्टल नकली है, फिर भी तुम उसे खरीदना चाहते हो, वो भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन देकर? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जू फैन उसे कहता है, हालांकि ये क्रिस्टल नकली है, लेकिन मेरे लिए फिर भी काम का है, क्योंकि पता मैं इसे तुमसे भी ज्यादा महंगी प्राइस में बेच सकूं, यानी मैं 10 का खरीद कर शायद इसे 50 में बेच सकूं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम भी बिजनेस करना चाहती हो। मैं तुम्हें जब क्रिस्टल दे तो सकता हूँ, लेकिन एक मसला है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? मैंने जितने भी क्रिस्टल्स बेचे थे वो सारे लोग वापस करवा गए हैं और अपने पैसे उन्होंने वापस ले ली। मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया और लोगों ने मुझे पीटा भी है। तो स्पिरिचुअल स्टोन तो इसके लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। जू फैन उसे कहता है, फिर तुम्हें कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए? शॉप ओनर को उसे कहता है, मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। और साथ ही गली में और भी गुंडे निकल आते हैं। जू फैन से कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा इरादा तो कुछ और ही लगता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम
अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करने वाला। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो तुमसे इसका बदला लूंगा और तुम्हें इसके लिए अपनी जान देना होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है तो इसका मतलब हमारी बिजनेस डील यहीं पर खत्म होती है, चलो फिर शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने पास से वही गोश्त निकालता है जो कि सोल को चुरा लेते हैं। शॉप ओनर के साथ जितने भी गुंडे होते हैं वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसके गोश्त को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जू फैन चलता हुआ आगे बढ़ जाता है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है और कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार सको। जू फैन वो क्रिस्टल लेकर वापस अपने होटल आ जाता है और टोंगलिंग से कहता है मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें बाहर पहरा देना है, जब तक मैं न कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। टोंगलिंग उसे कहता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर जू फैन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और अपने क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। मैजिक एम्परर उसके पर अपना हाथ करते हुए उसकी एनर्जी को फील करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक था, तो वाकई में बहुत ही काम का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से एनर्जी निकलती है और वो चमकना शुरू कर देता है। जू फैन कहता है हाँ, ये वाकई में वही है, ये तो फेरी ब्लड क्रिस्टल है। साथ ही वो फेरी ब्लड क्रिस्टल के बारे में बताता है कि ये बहुत ज्यादा रेड स्टोन है। जारू मस्टर्स को मारने के बाद उनका प्योर ब्लड मिलाकर इस क्रिस्टल को बनाया जाता है और इसको बनने में भी हजारों साल लगते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस क्रिस्टल को यूज करके कोई भी एक ब्लडी बेबी बना सकता है। मेरे पास जो बुक ऑन फेस्पर थी उसमें ब्लडी बेबी बनाने का तरीका लिखा हुआ था कि फेरी ब्लड क्रिस्टल को यूज करते हुए हम अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना सकते हैं। जब आप एक ब्लडी बेबी बना लेते हैं तो अपनी पावर से वो किसी को भी मार सकता है। ब्लडी बेबी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो होली लैंड में भी कल्टर सकता है। 7 एम्परर्स भी उसके सामने कुछ नहीं, वो भी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने ब्लड की जरूरत होगी। वो अपनी कलाई को काटता है और अपने ब्लड को क्रिस्टल पर डालना शुरू करता है। तो फैन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, मुझे एक फेरी ब्लड क्रिस्टल मिल गया है। जू फैन कहता है द बुक ऑन ऑफ एस्पर के सीक्रेट के मुताबिक कोई ब्लडी बेबी बनाना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी का फ्रेश ब्लडी स्टोन के ऊपर डालना होगा, हाँ, ताकि ये क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाए और इसके अंदर से उसे ब्लडी बेबी की हार्ट बीट महसूस होना शुरू हो जाए। लेकिन तब तक हमें इसके ऊपर ब्लड डालते रहना। जू फैन कहता है मैंने अपना बहुत ज्यादा ब्लड जाया कर दिया है, तभी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। जू फैन कहता है इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करके अपने लिए एक ब्लडी बेबी बनाना होगा, मुझे इसके ऊपर ब्लड डालते रहना क्योंकि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। अगर एक बार आप इसके ऊपर ब्लड डालना शुरू करते हैं तो जब तक ब्लडी बेबी बन नहीं जाता आप इसके ऊपर ब्लड डालना रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आप दोबारा इसके ऊपर ब्लड नहीं डाल पाए, क्रिस्टल कभी भी दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाए। लेकिन जू फैन का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, अगर मैंने और ज्यादा ब्लड डाला तो मैं खुद भी मर जाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए। साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर 7 एम्परर्स उसे कह रहे होते हैं मैजिक एम्परर जूजी फैन अपनी इस बात को छोड़ दो, वो बुक ऑफ एस्पर ही हमारे हवाले कर दो। और साथ ही जू चैन की भी उसे याद आती है जिसने उसे हंजर मारा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। जू फैन कहता है ये सारे लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे मरना नहीं, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जू फैन अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि वो सारी बातें सोचकर गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सबको मार डालूं, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैं डीएम एम्परर हूँ, उन सभी लोगों ने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं वो सब कुछ वापस लूंगा, मुझे अपनी सारी पावर्स को वापस हासिल करना है। वो गुस्से के साथ जब अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है तो उसका वो रेलिक स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। जू फैन उस पत्थर को अपने हाथ में उठाता है और कुछ मंत्र बोलता है की वजह से उसमें से रोशनी निकलना शुरू होती है और वो क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर उसके अंदर से जो लाइट निकलती है वो सारी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जब वो सारी की सारी लाइट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है जू फैन कहता है मैंने कर दिया, मैंने अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना ली, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लडी बेबी को दिखाते हैं। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एक ब्लडी बेबी को बना लिया है तो अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है। वो अपने होटल का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है जबकि टोंगलिंग अभी भी बाहर ही बैठा होता है। वो उसे कहता है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। टोंगलिंग उसे कहता है काई फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काई फैमिली आ सकते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जू फैन उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम पिछले 10 दिन से यहीं पर गार्ड कर रहे हो? टोंगलिंग उसे कहता है हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजे के बाहर पहरा देना है, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ। जू फैन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है। टोंगलिंग उसे कहता है अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो फिर जहाँ से जल्दी से चलते हैं और काई फैमिली के मेंशन जाकर अपनी यंग लेडी से मिलते हैं। मिस जिया और यंग मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोंगलिंग जैसे ही आगे आगे चलने लगता है जू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि 10 दिन तक मैं कमरे के अंदर क्या करता रहा हूँ? टोंगलिंग उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारा अपना काम था, मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछूंगा, मुझे पता है जब तुम बताना चाहोगे तुम भी मुझे बता दोगे। चलो अब जल्दी से काई फैमिली चलते हैं, यंग लेडी वहाँ पर इंतजार कर रही है। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है, इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा जो मुझ पर इतना ज्यादा यकीन करता हो। फिर वो लोग काई फैमिली के मेंशन चले जाते हैं। जू फैन कहता है इनका मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फैंग सिटी की फैमिली होने
होने के नाते इनके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। लोग जैसे ही अंदर इंटर होने लगते हैं, सामने खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग कहाँ पर मुंह उठाए चले आ रहे हो? ये काई फैमिली का मेंशन है, कोई गरीब खाना नहीं। टोंगलिंग उनसे कहता है, मेरा नाम टोंगलिंग है और मैं लू फैमिली का हेड गार्डियन हूँ और इसका नाम जू फैन है और ये लू फैमिली का बटलर है और हमारी लू फैमिली की मिस जिया तुम लोगों की गेस्ट हैं। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, इससे पहले तो ये लोग मुझे अपना गुलाम कहते थे, आज इन्होंने मुझे अपना बटलर बना ली। टोंगलिंग जू फैन से कहता है, 8 दिन पहले मिस जिया ने इन लोगों को बताया था कि तुम उनके सर्वेंट नहीं बल्कि उनके बटलर हो। तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की हो गई है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनकर खुश होने की बजाय सोच रहा होता है, मैं एक डीएम एम्परर हूँ, लोग ने मुझे यहाँ पर बटलर बना रखा है। साथ ही वो कहता है, लेकिन काई फैमिली के ये गार्ड्स ये तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमें अंदर जाने देंगे। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं, तो यहाँ पर लू फैमिली से 2 और नमूने चले आए, 2 नमूने पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, चलो ठीक है तुम लोग भी अंदर चले जाओ। टोंगलिंग उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के बारे में ऐसी बात करने की? जू फैन उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। टोंगलिंग उसे कहता है, तुम मुझे खींच क्यों रहे? मैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता था। जू फैन सोच रहा होता है, नो क्रू के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि उनका मालिक कैसा होगा। फैन कहता है, अगर उन्होंने हमारे साथ इस तरह बिहेव किया है तो यंग लेडी मिस जिया के साथ भी ऐसे ही कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली अब लू फैमिली के लिए सेफ है। टोंगलिंग और जू फैन सामने एक टूटे हुए घर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। लू फैमिली के यंग मास्टर को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर इनके गेस्ट बनकर आए हैं और उन्होंने हमारे यंग मास्टर को देखो कितने बुरे घर में रखा है। जू फैन कहता है, इन्होंने तो हमारे यंग मास्टर को जिस कंडीशन में रखा हुआ है ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। इन्होंने तो बिल्कुल गुलामों की तरह इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि ये लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। लोग जैसे ही उस टूटे फूटे हट के अंदर जाते हैं तो यंग मास्टर वहाँ पर मुंह लटकाए बैठा होता है। टोंगलिंग जल्दी से अंदर जाता है और कहता है, यंग मास्टर जून हाय, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जून हाय भागता हुआ आता है और टोंगलिंग के साथ लिपट जाता है और रोना शुरू कर देता है। टोंगलिंग उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। जू फैन उसे कहता है, बच्चे तुम्हारी बहन कहाँ पर है? जून हाय उसे कहता है, मेरी बहन काई फैमिली के यंग मास्टर को देखने के लिए गई है। इस फैमिली के लीडर ने कहा है कि यंग मास्टर के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, इनका एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। इस जिया खुद जाकर यंग मास्टर से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन जल्दी से जून हाई का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मुझे जल्दी से अपनी बहन के पास लेकर चलो। लू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई रीलू फैमिली के साथ पंगा लेने। नेक्स्ट सीन काई फैमिली के गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा होता है कि मिस जिया भी वहाँ पर आ जाती है। मिस जिया उसे कहती है, जाओ टिंग, मुझे तुमसे बात करनी। वो उसे कहता है, मिस जिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम मेरी फियांसे भी नहीं हो। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? अब मैं सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसका नाम मिस जुन है। मिस जुन भी उसे कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। अब तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जिया उसे कहती है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस शादी को कैंसिल कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज जो हम दोनों ने वक्त साथ गुजारा है? हम दोनों फैमिलीज कितनी अच्छे से रहती थी। जाओ टंग उसे कहता है, अब मुझे पता है कि लू फैमिली मुश्किल में है और तुम चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके अपनी लू फैमिली की हेल्प कर लोगी। तुम्हारी लू फैमिली का मसला, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ। मिस जिया फिर से उसे कहती है, क्या तुम ये सारी बातें भूल चुके हो? हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे खेलते कूदते रहे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लू फैमिली की हेल्प कर दो। उसी वक्त मिस जून आगे बढ़ती है और मिस जिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, कमीनी तुझे समझ क्यों नहीं है? मैंने तुझसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ टिंग अब सिर्फ मेरा है। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओ टिंग से कहती है, अगर फ्यूचर में मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूं, इसलिए इस लड़की से दूर रहना। जाओ टिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी सारी औरतें तो मेरी आंखों में सिर्फ कचरे की तरह हैं। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने भी अपने घुटने टेकने को तैयार हूँ। प्रिंस जिया जैसे ही अपने घुटने टेक कर उनसे मदद की भीख मांगने लगती है, वहीं पर जू फैन आ जाता है और वह आते ही उन दोनों के चेहरे पर डबल स्लैप लगाता है, यानी कि जाओ टिंग और मिस जुन दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ लगाता है। वो दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब तू कौन आ गया? ओ फैन उनसे कहता है, कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली की मिस जिया पर अटैक करने की? जाओ टिंग सोच रहा होता है, इस लड़के की एज तो मेरे जितनी होगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं और मिस जुन हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग। हम लोग नोबल्स हैं और फिर भी इसने हमारे चेहरे पर आकर थप्पड़ मार दिया। जू फैन यानी कि डीएम एम्परर खुद भी ये सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? मैं इस लड़की के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं। ये तो इस कर्स मैजिक की वजह से है, द मैजिक ऑन ऑफ हार्ट की वजह से, जो मैं इस लड़की के लिए महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं कब मैं इस लड़के
की बॉडी से फ्री हूँ। अब इस लड़की की काई फैमिली में शादी नहीं होने वाली। लगता है कि मुझे इस कर्स मैजिक के साथ और भी कुछ दिन गुजारना पड़ेगा। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके आंसू पहुंचते हुए उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर साथ चल पड़ता है। मिस जून चिल्लाकर उसे कहती है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें थप्पड़ मारकर यहाँ से आसानी से जा सकते हो? मिस जिया उसे कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस जून उसे कहती है ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन पर अपना नाक रगड़ना होगा, वो भी 3 बार, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, और खास तौर पर इस लड़के को जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। मिस जिया उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। जाओ टंग भी उसे कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब कर रही हो, जल्दी से ऐसा कर दो वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से वो भी मारा जाएगा। ये बात सुन के मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मिस जिया अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए कहती है मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूँ। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जू फैन गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उन दोनों के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए उन दोनों के सर को नीचे जमीन में दबा देता है और कहता है अब तुम दोनों अपने घुटनों पर हो और नाक रगड़ो। इस बात से मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो दोनों उसके सामने घुटने टेक कर बैठे होते हैं, जबकि जू फैन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। मिस जून उसे कहती है अब अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे तो मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जू फैन को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आता है और वो किक मारते हुए जाओटिंग को पीछे की तरफ फेंकता है, जो कि मिस जून के साथ टकराता है। ककलू फैमिली के तीनों लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। जू फैन उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसी वक्त का फैमिली के लीडर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं मेरी फैमिली के साथ किसने पंगा लेने की कोशिश की है, कौन है वो? मिस जिया, टोंगलिंग और जुन हाई वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओटिंग अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है शुक्र है फादर आप यहाँ पर आ गए, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। उसके फादर जू फैन की तरफ देखते हैं, जबकि जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो अपनी 8 लेयर में हो। जाओटिंग के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी कल्टिवेशन के बारे में कैसे जान सकता है, सिर्फ एक बार देखने पर इसे पता चल गया कि मैं 8वीं लेयर में हूँ। लीडर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं, तुम कौन हो? जू फैन उसे कहता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम जू फैन है। जाओटंग के डैड सोच रहे होते हैं मैंने सुना था कि लू फैमिली वाले अपने लिए एक बटलर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका बटलर इतना ज्यादा यंग है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मुझे इस तरह के किसी बच्चे से पंगा नहीं लेना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ भी एक पावर हाउस है, मिस जून की फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है अंकल काई आपको इन सबको सजा देनी होगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अंकल काई उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँ। मास्टर काई मिस जिया से कहते हैं मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आया, उनके मरने के बाद मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छे से पेश आया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे से तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे। जू फैन मिस जिया के पास चला जाता है और मास्टर काई से कहता है लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो गए हैं जो आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि आप एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं। जू फैन मिस जिया के सामने खड़ा हो जाता है और मास्टर काई से कहता है अगर तुम्हें इससे कुछ कहना है तो इसकी बजाय मुझसे सहाय कहो। और रही बात तुम्हारे अच्छे होने की, वो तो हम सबको पता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, इसीलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, अब हमारी तुम्हारी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर काई उसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार लगते हो, अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम सब लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो मेरे साथ फाइट करो या फिर चुपचाप मर जाओ। टोंगलिंग मास्टर काई से कहता है तुम्हारे पास 8 लेयर की पावर है, अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो हम सब लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। मिस जिया उसे कहती है अंकल काई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा भाई छोटा है, आप इसको तो छोड़ दें। जबकि जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो बड़ी स्पीड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर काई भी अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जू फैन भी जल्दी से पीछे हट जाता है। मास्टर काई जू फैन से कहते हैं वैसे तो मुझे अपनी की पावर को स्टोर करने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं पहले से स्टोर कर लेता तो तुम बच नहीं सकते थे, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम इस अटैक से बच गए। जू फैन कहता है मैं लक पर यकीन नहीं करता, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। मास्टर काई अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो उनके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन उनसे कहता है जरा अपने बेटे की तरफ तो देखो। वो जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो जाओटिंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन ने यहाँ पर अपने ब्लडी बेबी को यूज किया है, ब्लडी बेबी को यूज करके वो किसी को भी दूर से मार सकता है। जू फैन कहता है तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथ में है, इसलिए आगे तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसके बारे में दोबारा एक बार सोच लो। जू फैन अपनी उंगली का इशारा करता है तो जाओटिंग के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। मिस्टर काई उसे कहते हैं अच्छा ठीक है,
रुक जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। जू फैन हंसते हुए कहता है, फिर हमारा पीछा मत करना। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मास्टर काई से कहता है, आज के बाद तुम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर तुमने दोबारा कभी मेरी लू फैमिली पर नजर उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हंसते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। काई मैशन से बाहर चले जाते हैं। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है, क्या वाकई में आप उन्हें ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? अंकल काई उसे कहते हैं, मैं अपने पास्ट में बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, लेकिन इसने मेरे अंदर के टाइगर को जगा दिया है। मैं इस जू फैन को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली के लिए नुकसान हो सकता है। मैं बहुत ही जल्दी कोई प्लान बनाता हूँ ताकि इसे मारा जा सके। मिस जून उसे कहती है, अगर आप इसको हाथ लगाने से डर रहे हैं और अगर आप इसको अभी नहीं मारना चाहते तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी फैमिली के एल्डर्स इससे नहीं डरेंगे। मिस जून पीछे से चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंपीरियल फैमिली के साथ पंगा लेना कैसा होता है। जू फैन उन तीनों के साथ काई फैमिली के मैशन के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है और कहता है, मिस जिया, क्या तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पता है? मिस जिया उसे कहती है, तुम्हें से इंपीरियल फैमिलीज के बारे में जानने की क्यों पड़ी है? टोंगलिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये 7 इंपीरियल फैमिलीज कौन सी हैं? जुन हाई कहता है, हाँ सिस्टर, मुझे भी बताओ, मुझे भी जान। मिस जिया उन्हें बताती है, पहले हम लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर हमें 7 इंपीरियल फैमिली से कोई डर नहीं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हैं सिटी में। यहाँ पर अगर हमारा सामना किसी इंपीरियल फैमिली के साथ होता है तो हमें जल्दी से उन्हें अवॉइड करना होगा, वरना हमारे बचने का कोई चांस नहीं, चाहे इंपीरियल फैमिली का कोई बंदा हो या फिर उनकी फैमिली का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। टिंग कहता है, मिस जिया के चेहरे के एक्सप्रेस से तो लगता है ये 7 इंपीरियल फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा डर रही है। जिया उन्हें कहती है, जब हमारा टियांजू एम्पायर बना था तो सिर्फ एक फैमिली थी, एम्पायर फैमिली, और उनके साथ 7 मिनिस्टर्स थे। उन्होंने उन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और वो 60 फैमिलीज आजकल एम्पायर फैमिलीज कहलाती हैं। उन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है और वो सारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो एम्पायर फैमिली के साथ है, यानी कि किंग की फैमिली के साथ। उन 7 इंपीरियल फैमिलीज के पास अपने अपने इलाके हैं और अपनी अपनी फौज भी है। वो यहाँ की बाकी की सारी सिंगल फैमिलीज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम उनमें से किसी एक भी फैमिली के खिलाफ जाते हो तो इसका मतलब तुम पूरे किंगडम के खिलाफ जा रहे हो, और इसीलिए इन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है। लिंग मिस जिया से पूछता है, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई फैमिली है जो कि उनको टक्कर दे सके? मिस जिया उसे कहती है, नहीं, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि उन्हें टक्कर दे सके। ये बात तो सभी छोटी फैमिलीज वाले जानते हैं कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के साथ पंगा नहीं लेना। जू फैन उसे पूछता है, क्या सन फैमिली वाले भी सब में शामिल इल हैं? जिया कहती है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? टोंगलिंग जू फैन से कहता है, तुम भी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। अगर मिस को पहले से पता था कि वो 7 एम्पायर फैमिलीज में से एक से है तो वो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने ही नहीं देती। मिस जिया वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सन फैमिली वाले 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के रिश्तेदार हैं। फैन कहता है, मुझे ये पता है कि मिस सन का ताल्लुक 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ। जिया कहती है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जू फैन कहता है, जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो पीछे से चिल्लाकर कह रही थी कि किससे 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि हमने 7 फैमिली वालों के साथ पंगा ले लिया है, अब हमारा क्या बनेगा? जिया जल्दी से आगे बढ़ती है और जू फैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो वापस चलते हैं और मिस सन से जाकर माफी मांग लेते हैं। जू फैन उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, वहाँ पर जाना बिल्कुल बेकार है, अगर हम लोग वहाँ पर वापस जाते हैं तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। यहीं पर युन हाई की एंट्री होती है। युन हाई यानी मिस जिया का छोटा भाई, वो कहता है, ब्रदर जू फैन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आज से पहले वो सिर्फ उसे गुलाम ही कहता आ रहा था। वो सारे उसकी तरफ देखते हैं तो युन हाई चमकती हुई आंखों के साथ जू फैन के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्लीज ब्रदर, अब कुछ करो, हमारे साथ क्या होने वाला है? जू फैन उसे कहता है, छोटे कीड़े, तुम तो हमेशा मुझे एक गुलाम कहते थे, आज तुम मुझे ब्रदर क्यों कह रहे हो? युन हाई अस्त व्यस्त से कहता है, ये तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। युन हाई जू फैन से कहता है, आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे जीजा जी भी बन सकते हो, हमें एक बार और बचा लो। जिया चिल्लाकर उसे कहती है, युन हाई, अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? जू फैन मिस जिया से पूछता है, क्या यहाँ पर कियान लंग फैमिली की टक्कर की कोई फैमिली है? वो उसे कहती है, हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम कियान लंग फैमिली है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले भी उनकी बात सुनते हैं। जू फैन युन हाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर पहले वापस चलते हैं, कल हम लोग कियान लंग के बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है, इनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रांग है। जैसे ही वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वो गार्ड्स उनको वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर कियान लंग पवेलियन में क्या करने के लिए आए हो? यहीं पर रुक जाओ। जू फैन कहता है, जाकर अपने मास्टर्स को बताओ कि लू फैमिली की मिस जिया उनसे मिलना चाहती है। तो गार्ड्स उसकी हरकत की वजह से गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि जू फैन उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ वो करते हुए हमसे बात करने? गार्ड हंसते हुए कहता है, मैंने कभी लू फैम के बारे में नहीं सुना, ये कौन सी फैमिली है? वो गार्ड उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से वापस चले जाओ। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने मास्टर से पूछना चाहिए, तुम्हारे पास
ये राइट नहीं है डिसाइड करने का कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। वो गार्ड्स उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, तो कियान लंग वाले अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं? ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। सिवक का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक नोबल लेडी बाहर आती है। ये वही लड़की है जो उस दिन बाजार में से जेड स्टोन खरीद रही थी और शॉप ओनर से कह रही थी कि तुम्हारा जेड स्टोन फेक है। वो गार्ड्स उसे देखते हुए जल्दी उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, ये लोग यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से भगा रहे हैं। टोंगलिंग जू फैन से कहता है, ओए तो वही लड़की है। उस लड़की का नाम लंग नुई होता है। वो उनसे कहती है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर विजिटर्स बनकर आए हो? विजिटर्स हमारे गेस्ट हैं, आ जाओ अंदर। साथ ही वो जू फैन से कहती है, तो हम एक बार फिर से मिल गए। जू फैन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहीं पर मिलेगी। लगता है कि अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जू फैन कहता है, मेरा नाम लंग नुई है और मैं यहाँ पर कियान पवेलियन में ही रहती हूँ और यहाँ के लीडर लंगजू मेरे अंकल हैं। मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए। जू फैन कहता है, चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और ये लड़की, इसका नाम मिस जिया है और ये लू फैमिली की मिस है। मैंने सुना है कि कियान लंग वाले बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं और 7 इंपीरियल फैमिलीज में आपकी फैमिली को बिजनेस करने की सबसे अच्छी सेंस है, इसीलिए मैं अपनी मिस जिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर कुछ बेचना चाहती है। लंग नुई से कहती है, तुम जो कुछ भी बेचना चाहती हो ये उसे सच मैं देखूंगी। उसके बाद मास्टर को दिखाया जाए तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, जबकि गार्ड्स आपस में बातें कर रही होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का मिस नुई को जानता है। क्या ये दोनों आपस में दोस्त हैं? दूसरा कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता और वैसे भी थोड़ी देर में वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज तो होने नहीं वाली जो कि बहुत ही महंगी हो और वो खरीदने लायक हो। फिर वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जैसे ही वो उन्हें उठाकर बाहर फेंकें फिर हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएं, खास तौर पर उस लड़के को जो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही उदक रहा था। लंग नुई उन्हें अंदर ले आती है। वो सारे अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लंग नुई कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है बेचने के लिए उसे जल्दी से दिखाओ, मैं उसे पहले देखूंगी। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये मुझे इतनी ज्यादा होशियार तो नहीं लगती लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। जू फैन कहता है, हालांकि ये लड़की एक नोबल फैमिली से है लेकिन बिजनेस के मामले में ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती। वो अपने पास से एक कागज पिलाता है और कहता है, हम लोग इसे बेचना चाहते हैं। लंग नुई जैसे ही उस कागज पर लिखी हुई फॉर्मेशन को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो वाकई में फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है। डांगलिंग मिस जिया से कहता है, कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है रात को जू फैन लिख रहा। जिया कहती है, हाँ मुझे भी पता है लेकिन मिस नुई को तो देखो, वो उसे कितने सीरियसली देख रही है। लंग नुई इस फॉर्मेशन को देखने के बाद जू फैन से कहती है, चलो जू फैन अपनी कीमत बताओ। जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ, आप कितना रेट लगाओगी? वो उसे कहती है, मैं तुम्हें इसके 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगी। बस उनके टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि जू फैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, सिर्फ 10,000? ये तो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप मुझे सही कीमत नहीं देंगी तो मैं जो फॉर्मेशन को नहीं बेचूंगा। मिस नुई उसे कहती है, नहीं मुझे लगता है कि 1 लाख बिल्कुल ठीक रहेगा। सॉरी मैंने पहले 10,000 कहा था। वो 1 लाख कह रही थी। स्नोया उसे कहती है, ये तो सिर्फ एक हाथ से बनाया हुआ स्केच है, पता नहीं ये असली भी होगा या नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में तो 8 लाख स्पिरिचुअल स्टोर्स बिल्कुल परफेक्ट कीमत है इसकी। जू फैन कहता है, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, ये बिल्कुल असली है, इसीलिए तुम्हें 1 लाख से ज्यादा देने होंगे। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, जल्दी से ये स्केच मुझे वापस करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें ये नहीं बेचना। मिस नुई उसे कहती है, अच्छा ठीक है, जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। जू फैन उसे कहता है, नहीं मैं उसे 3 लाख में भी नहीं बेचूंगा। स्नोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने नहीं देखी हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं या नहीं? मुझे पता है कि हमारा बहुत सारा पैसा जाएगा लेकिन फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन को हासिल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जू फैन उसे फिर से कहता है, चलो आप जल्दी भी करो, मेरी फॉर्मेशन को वापस करो। नुई अपने प्लान को चेंज करते हुए मिस जिया से कहती है, मिस जिया ये फॉर्मेशन आपकी 3 लाख से ज्यादा की नहीं है और इस पूरे एम्पायर में आपको 3 लाख से ज्यादा कोई भी नहीं देगा, इसलिए आप इसे मुझे बेच दें। जबकि मिस जिया को तो पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेशन है किस चीज की, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लंग नुई उसे कहती है, मिस जिया फ्यूचर में हम आप लोगों के साथ और भी बहुत सारा बिजनेस करेंगे और आप लोग हमारे VIP गेस्ट बनकर आया करेंगे, इसलिए जल्दी से इस पिक्चर को मुझे बेच दें। मिस जिया उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जू फैन की तरफ देखते हुए कहती है, फैन क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? जू फैन उसे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और साइड पर खड़ी रहो। लू फैंग उसे कहता है, मिस नुई मैं इस फैमिली का बटलर हूँ और सारी मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे स्केच को वापस कर दें, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। लांग नुई उसे कहती है, अच्छा ठीक है, ये लो अपनी फॉर्मेशन वापस ले लो। जू फैन उसके हाथ से अपना स्केच वापस ले लेता है। मिस नुई से कहती है, इस पूरे एम्पायर में कोई भी तुमसे ये 3 लाख से ज्यादा में नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर मुझे धमका रही हो कि कोई भी हमसे ये नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे हमारे मास्टर से मिलना है, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला कर लाओ, फिर देखते हैं तुम्हारे मास्टर इसकी कितनी प्राइस लगाते हैं। मिस नुई उसे कहती है, नहीं मैं अपने मास्टर को नहीं बुला कर लाऊंगी, मैंने तुम्हें कहा ना कि हमें
हम लोग इसे सिर्फ 3 लाख में ही खरीदेंगे। जू फैन उसे कहता है नहीं जाओ, अपने मास्टर को बुला कर लाओ। नुई उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाती हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। थोड़ी देर के बाद वो अपने मास्टर को बुलाकर ले आती है। उसके मास्टर का नाम लॉन्ग जू होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था कि कियान लांग का मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये वाकई में काफी स्ट्रांग है। वो फैन कहता है इसकी कल्टिवेशन पावर तो फैमिली के हेड से बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं इसकी कल्टिवेशन लेवल को सेंस भी नहीं कर पा रहा। मास्टर जू आते ही सबसे पहले था लिमिस जिया से ग्रीट करते हैं। जिया भी उन्हें हेलो बोलती है। मास्टर जू से कहते हैं तो जू फैन, तुम लू फैमिली के नए बटलर हो और सारे मामला तुम ही हैंडल कर रहे हो, चलो फिर बैठो, बिजनेस डील करते हैं। मास्टर जू फैन से कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने कहा है मिस नुई ने तुम्हें ठीक प्राइस नहीं दी, चलो फिर आओ और मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास क्या है। जू फैन उसके सामने अपने स्केच को ओपन करता है। मिस्टर जू जैसे ही इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लॉन्ग नू उन्हें कहती है अंकल, मैंने आपसे कहा था कि इसकी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन बिल्कुल असली है और मैंने इसे 3 लाख की ऑफर भी की, लेकिन ये मान नहीं रहा। मास्टर जू फैन की तरफ देखते हैं। जू फैन मास्टर जू की तरफ देखता है। मास्टर जू कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि लू फैमिली के पास इस तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। मास्टर जू फैन से कहते हैं मैं तुमसे ये फॉर्मेशन खरीद लूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में 18 लाख दूंगा। डांगलिंग और मिस जिया दोनों ही ये पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, जबकि मिस लॉन्ग नू भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल को टोकने लगती है। लेकिन फिर अंकल जू से कहती है तुम शांत रहो। जू फैन 18 लाख की बात सुनकर उनसे कहता है नहीं, मुझे इसे नहीं बेचना, ने इसकी बहुत ही कम कीमत लगाई है। अब जू फैन की बात सुन के टोंगलिंग और मिस जिया और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जू उसे कहते हैं तुम्हारी बात ठीक है, तुम नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 18 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। मिस जिया जू फैन से कहती है तो क्यों ना हम लोग इसे बेच दें, 18 लाख कम रकम नहीं होती। जू फैन गुस्से के साथ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है अगर तुम इससे ज्यादा रकम नहीं दे सकते तो फिर हमारी ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म होगी, हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे। मिस जिया उसे कहती है जू फैन जी तुम क्या कर रही हो। मास्टर जू भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जू की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे लोग पीछे की तरफ धकेल जाते हैं। जू फैन चलाकर उसे कहता है मास्टर जू अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारी कियान लंग पवेलियन की इज्जत खराब हो जाएगी, सारे लोग तुम्हारे नाम पर थूकना शुरू कर देंगे। मास्टर जू से कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। जू फैन कहता है मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ और मैंने सुना है कि कियान लंग की फैमिली बिजनेस के लिए जानी जाती है। अगर तुम अपने कस्टमर्स और बायर्स के साथ इस तरह का काम करोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली की रेप खराब हो जाएगी। और साथ ही वो हंसते हुए कहता है मैं तो हूँ ही एक बुरा लड़का, मुझे तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मास्टर जू उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। बाकी के सारे से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। मास्टर जू फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं अगर लू फैमिली के साथ तुम्हारे जैसा समझदार लड़का है तो लू फैमिली को दोबारा से उठने में कोई भी नहीं रोक सकता। मास्टर जू से कहते हैं मुझे पता है कि तुम जहाँ पर सिर्फ ये अरेब फॉर्मेशन बेचने के लिए नहीं आए, जल्दी से बताओ तुम्हारी और कौन सी कंडीशंस है। जू फैन हंसते हुए कहता है आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं। और साथ ही वो फॉर्मेशन उन्हें देते हुए कहता है इस फॉर्मेशन की कीमत 10 मिलियन, 8 मिलियन तुम्हें हमें अभी देने हो और बाकी के सारे हम लोग बाद में लेंगे और तब तक तुम हमारे कर्ज में रहोगे। मास्टर जू से वो स्केच ले लेते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे ये स्केच ले लेता हूँ, जब तक हमारा ये कर्ज अदा नहीं हो जाता कियान लंग पवेलियन वाले जितना हो सके तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर मास्टर वापस अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और जाते हुए लॉन्ग नू से कहते हैं इन्हें 1 मिलियन दे दो और यहाँ से बेच दो। नू फैमिली के वहाँ से जाने के बाद लंग नू अंदर आती है और अपने अंकल से पूछती है अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट लेवल की अरे की फॉर्मेशन है, लेकिन आपने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीद लिया। मैंने कहा था कि मैंने तो सिर्फ इसकी 8 लाख कीमत लगाई थी। मास्टर जू उस कागज वाले स्केच को टेबल पर फैला देते हैं और कहते हैं लॉन्ग नू जरा इसे गौर से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीदा है। पूरे टीनो एम्पायर में इस फॉर्मेशन के स्केच के जैसा कोई भी स्केच मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। लंग नू भी से देखा बसना चौक जा और कहती है आपके कहने का क्या मतलब है, ये एंस फॉर्मेशन का हिस्सा है। मास्टर जू से कहते हैं एंस फॉर्मेशन को बनाने का तरीका बहुत सालों पहले लुप्त हो चुका है, लेकिन एंस बुक्स के अंदर अभी भी इन फॉर्मेशन को बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो एचेट बुक्स नहीं है, इसलिए ये वाला स्केच बहुत ज्यादा कीमती है। 10 मिलियन तो इसके सामने कुछ भी नहीं। साथ ही मास्टर जू से कहते हैं जाओ जाकर अपनी कसम को ढूंढो और उसे कहना कि 4 से 5 लोगों को लू फैमिली की प्रोटेक्शन पर लगा दें, क्योंकि मैंने सुना है कि लू फैमिली वालों ने कल सन फैमिली वालों के साथ पंगा लिया है, इसलिए उनको बचाना पड़ेगा। लांग नू उनसे कहती है लेकिन हम लोग उनकी सुरक्षा क्यों करेंगे। मास्टर जू से कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस डील को नहीं समझे। उसने 8 मिलियन हमसे इसीलिए लिए थे क्योंकि बाकी के सारे का वो हम पर कर्ज चढ़ाकर चला गया है। उस कर्ज का मतलब ये है कि हमें उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। वो बाकी के 9 मिलियन हमसे पैसों की सूरत में नहीं लेने वाला, बल्कि बाकी के 9 मिलियन के बदले में वो हमारी प्रोटेक्शन ले रहा है। नेक्स्ट होटल का सीन दिखाते हैं। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसी वक्त टोंगलिंग अंदर आता है और कहता है बहुत ही बुरी खबर है, मिसेस सन के बंधु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है तो जिनका मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली
यहाँ पर आ चुके हैं। टोंगलिंग उसे कहता है तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? जू फैन उसे कहता है मैं किस बात से डर